वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टर्म 2। यहाँ पे शुभारंभ करते हैं, अपने भगवान का नाम ले लो और कहना कि जो टर्म 1 में हुआ है वो भगवान हमारे साथ टर्म 2 में ना करें, मतलब बहुत ही अच्छा करें। सब्जेक्टिव में वैसे भी नंबर आते हैं, आप लोग जानते हैं। सब्जेक्टिव में तुम लोग खेला खेलते हो ना कि चलो चिकनी चुपड़ी बातें कर देते हो और टीचर भी उससे थोड़ा सा पढ़ती है, जब प्रॉब्लम दे देती है, ठीक है। लेकिन एमसीक्यू में तुम्हारा सच्चाई एकदम सामने आ गई। एमसीक्यू में ना तो स्टेप मार्किंग होती ना कुछ होता। पर चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत हो गई बातें बातें। तो किसी के पास कॉइन है? किसी सिक्का है? तुम्हारे पास सिक्का लिखा होता है, लड़के होते हैं तुम लोगों के पास। चलो उछालो, एक पे बायो कर दो, एक पे केमिस्ट्री कर दो, वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग बायो स्टार्ट करवाना चाहते हैं और केमिस्ट्री? और तुम लोग कुछ नहीं करना? चलो बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। अरे नहीं सर, बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री हो जाएगा, चिंता मत करो दोनों। तो ठीक है भाई, अब हम पूरा स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर हमारे पास है फिर रिप्रोडक्शन पे हमारे, ठीक है। वैसे तो हमने ये चैप्टर तुम्हारे टर्म 1 में ही कर लिया था, लेकिन फिर भी मेरी अंतरात्मा बोल रही है कि जब तुम लोगों ने टर्म 1 में इतना अच्छा प्रदर्शन किया है तो टर्म 2 में और अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए ना, तो इसलिए एक बार रिवीजन भी हो जाए साथ साथ, ठीक है। वैसे मैं स्मार्ट लग रहा हूं इसमें। थैंक यू वैसे तुम तो नहीं करोगे ऐसे, तो ठीक है मैं खुद ही कर लूं, ठीक है। ठीक है, मुंह किया बैठो। तो हमारे पास है रिप्रोडक्शन, हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो तो प्यारे बच्चों, रिप्रोडक्शन आप लोग जानते हैं, इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच न्यू ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। जितने भी प्रोजेनीज होते हैं, जितने भी न्यू ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सबका प्रोडक्शन होता है। तो इट कैन बी एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहली बात तो व्हाट इज द नीड ऑफ द रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है? एनीबॉडी? जीन्स को आगे बढ़ाने के लिए। जीन्स बनाने के लिए? हाँ बोलो बोलो, शर्मा तुम कुछ और बोलना चाह रहे हो, बदतमीजी मत करो, शर्म नहीं लगी। हाँ बोलो, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी होता है? वेरी गुड, क्योंकि आज से अगर रिप्रोडक्शन बंद कर दिया गया, मान लो आज मोदी जी ने कहा कि नो रिप्रोडक्शन एट ऑल, ठीक है, तो आज से कोई रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो इससे क्या होगा फिर? तो आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद कोई भी बच्चे नहीं होंगे, मोदी जी खुद नहीं होंगे, ठीक है। उनको वोट देने वाले कोई नहीं होगा, क्योंकि जनरेशन बची ही नहीं है। तो इसीलिए कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल प्रोसेस माना जाता है, ठीक है। और ऊपर से हार्मोन्स का तो होता है, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है, मतलब पागल हो जाते हैं। तो ये जो हमारे पास है, तो ये जो रिप्रोडक्शन होता है, ये एक तो एसेंशियल प्रोसेस है फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, और ये हर ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यही नहीं होगा तो कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होगा तो लिविंग बीइंग्स पे तो इस तरह से गाज ही गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म फिर होंगे ही, फिर सारे नॉन लिविंग ही होंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन हर कोई करता है, प्लांट्स हैं वो भी लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब रिप्रोडक्शन करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो क्या होगा, एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल में क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस? बहुत सिंपल सी बात बता रखी है मैंने, सिंगल पेरेंट। सेक्सुअल में एक ही पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, यू नो इट, ठीक है। और सेक्सुअल के अंदर दो पेरेंट रिक्वायर्ड होते हैं। दो का मतलब सेम एक जैसे, लड़के लड़के नहीं सर, मेल मेल फीमेल फीमेल और मेल फीमेल कुछ भी रैंडमली कहीं भी कुछ भी चल रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो दो चाहिए होते हैं हमें, एक मेल और दूसरा क्या होता है, फीमेल होता है। तो वही हमारे पास आगे जाके लाइफ को कंटिन्यू कर पाएंगे, वरना नहीं हो पाएगा कुछ भी, ठीक है। तो इसीलिए अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो ये दो चीजों में डिवाइड है। देखो मैं इसके नोट्स ऑलरेडी लिखवा रखा हूं, तो ये एक तरह से आप लोग भी काइंड ऑफ रिवीजन है। मैं नोट्स नहीं लिखवाऊंगा दोबारा से, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, पर ठीक है फिर भी तुम चाहो तो लिखवा देंगे। सर लिखवा नहीं, अरे लिखवाए तो दे। नोट्स वैसे भी तो, एक सेकंड, नोट्स वैसे भी तुमको मिलते हैं ना, नोट्स वैसे भी तुमको हर चैप्टर के मिलते तो है। हां पीडीएफ मिलती है, हां तो समझो चलो एवरीबॉडी। तो ये मेरे पास है एसेक्सुअल और सेक्सुअल। शुभ ने बिगाड़ दिया तुम लोगों को। तो अब एक हमारे पास आ रहा है एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल में क्या होता है, ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और इसके अंदर अगर मैं सेल डिवीजन की बात करता हूं तो कौन सी सेल डिवीजन होगी मेरे बच्चों एसेक्सुअल के अंदर? अरे माइटोसिस। अरे नहीं, माइटोसिस। माइटोसिस होगी ना। मुझे एक बात बताओ, बायोलॉजिकल रूल होता है जैसे पेरेंट्स होते हैं, जो उनके अंदर का प्रोसेस, जो जितने अंदर क्रोमोसोम होते हैं उतने ही बच्चों के भी होते हैं। अगर मैं पूछूं तुम्हारे डैड के कितने क्रोमोसोम है एक सेल के अंदर, तो एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम, तो तुम्हारे सेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं तुमसे ज्यादा तो मेरे पास है, ओ प्लीज, ऐसा नहीं होता।
हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो उसका बेबी हो, चाहे वो उसके डैड हो, चाहे वो उसकी मॉम हो, हर अगर उनके एक सेल की बात हो रही है तो उस सेल के अंदर सबके क्रोमोसोम नंबर सेम होंगे। क्वालिटी अलग हो सकती है, क्या तुम्हारा सुपीरियर क्रोमोसोम है, इंफीरियर, इस टाइप से, लेकिन नंबर बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, कहीं पे भी मैच होता है, अगर 11 खिलाड़ी इंडिया से आ रहे हैं, 11 खिलाड़ी साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, तो नंबर सेम रहेगा, क्वालिटी फर्क हो सकती है कि उनके सुपीरियर है, हमारे उनसे भी ज्यादा सुपीरियर है, इस टाइप से, या इंफीरियर है। तो इसीलिए ये चीजें होती है। तो माइटोसिस तुम लोग जानते हो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं जब भी सेल डिवाइड होता है। तो अगर तुम्हारे पास ये एक सेल है और एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो ये एक सेल से मेरे पास क्या बनते हैं, 2 सेल बन जाएंगे। और जब एक सेल से 2 सेल बनेंगे, मान लो यहाँ पे अगर n क्रोमोसोम थे, तो जब ये डिवाइड होगा तो इसमें भी n आएगा और इसमें भी n आएगा। तो बताओ जितने पेरेंट के पास था, अगर ये 2 बनकर आ गया, डॉटर सेल बनकर आए हैं, तो डॉटर सेल बोलते हैं, सन मत बोल देना, नाम ही डॉटर बोला गया। तो डॉटर सेल आया तो ये भी है और ये भी है, तो ये जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस डिवीजन। सो व्हाई माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन? श्रेयांश बताएगा। श्रेयांश तुम तो कह रहे थे तुम वीडियो कर लोगे, जुमला कह रहे हो तुमने, यहाँ पे सब जुमलेबाज हैं, ये टाल देते हैं बातों की, हाँ बाद में करेंगे। जैसे घर वाले मुझे बड़ा पानी लाना कि हाँ अभी दे रहा हूं, और फिर सब भूल जाते हैं क्योंकि आलसी बहुत हो सारे के सारे। तुम बताओ लास्ट में। हाँ तुम बताओ। हाँ, इक्वेशनल का मतलब इक्वल। तुम लोगों का ध्यान नहीं है ना सर? ध्यान है, मुझे लगा आपने बस इनफ। तो व्हेन सेल डिवाइड्स क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम, तो इसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। इक्वल से पता लग रहा है, तो इक्वेशनल डिवीजन। अगर मान लो इसने मियोसिस कर दिया, मियोसिस का मतलब होता है क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, तो ये n है तो फिर तो ये n/2 n/2 हो जाएगा। तो ऐसे करके तो आगे अगर तुम 100 साल बाद आओगे फिर तो इनके पता नहीं कितना हो चुका होगा, n/1 करोड़। क्यों? क्योंकि पता नहीं कितनी बार डिवाइड हो चुका होगा। तो ऐसा नहीं होता है भाई, फिर तो खत्म भी हो जाएगा एक टाइम, तो इसलिए ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं सेक्सुअल की बात करता हूं, अब देखो यहाँ पे तो एक ही पेरेंट था, तो ये माइटोसिस से काम चल गया। लेकिन हमारे यहाँ पे 2 लोग होते हैं, तो मान लो अगर मैं रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात करता हूँ, ठीक है, मेल के अंदर जो है वो टेस्टिस के अंदर है रिप्रोडक्टिव सेल्स, फीमेल के अंदर ओवरी के अंदर है, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास मियोसिस करेंगे, देखो हम ना ऑलरेडी 2n होते हैं। 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब हमारे पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। अगर मैं अपने किसी सेल की बात करता हूं तो मैं डिप्लॉइड हूं। डिप्लॉइड का मतलब एक सेट मुझे मेरे डैड से मिला है और एक सेट मेरी मॉम से मिला है, ऐसे तुमको भी मिला है, तो सबके सब यहाँ पे सब मॉम डैड, ठीक है। तो यूजुअली हमारे पास एक सेट डैड से आता है, सारे कैरेक्टर होते हैं, मान लो कुछ कैरेक्टर मॉम पे गया, कुछ कैरेक्टर डैड पे गया, तो सबके पास होते हैं। क्यों? क्योंकि आधा सेट मॉम से आता है, आधा सेट डैड से आता है। तो ये मान लो डैड के क्रोमोसोम है, तो जब यहाँ से स्पर्म आया होगा, स्पर्म में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो अगर स्पर्म आया है तो इसके अंदर सिर्फ n क्रोमोसोम आएंगे। तो एक बच्ची ने पूछा, अच्छा 2n से अगर n आ गया तो उसके पास तो फिर नहीं बचा? ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना, कॉपी बनती है, कॉपी। अगर पेरेंट से कोई गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स के पास अब क्रोमोसोम की कमी हो गई है। क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती रहती है, वो भी तो खाना खाते हैं, तुम भी खाना खाते हो, ठीक है। और तुम्हारी एज कितनी है इसमें, क्या एज चल रही है तुम लोगों की? 15। तो इसका मतलब प्यूबर्टी तो अटेन कर चुके हो ऑलरेडी 8th क्लास के अंदर। बॉडी में चेंजेस आए होंगे, तुम लोगों की बॉडी में चेंजेस नहीं आए? तो कोई गांव वासो तो नहीं है तुम लोग? आए ना, ऑफ कोर्स। आवाज चेंज नहीं है तुम लोगों की, तो मतलब इशारे मत करो जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये सब इसका मतलब प्यूबर्टी को अटेन कर चुके, तो गैमेट्स तुम्हारी बॉडी में ही बनते हैं, ठीक है। फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है जब प्यूबर्टी होता है, तो ये सब चीजें पढ़ेंगे हम आगे जाके। ऐसी अगर ये फीमेल है तो फीमेल ने भी ओवम प्रोड्यूस किया होगा, तो ये भी n है, तो ये 2n है बॉडी के अंदर मिल गई, ये डुप्लीकेट हुआ और अब जाके n और n बन गया। तो अब जब ये स्पर्म और ओवम मिलेगा तो जाइगोट बनेगा, तो ये n और n मिलके कितना हो जाएगा? और ये जाइगोट था और आज तुम सारे सांस नहीं कहीं पहुंचे, तो तुम भी कभी जाइगोट थे ही नहीं थे, तो तुम भी कभी जाइगोट थे, तो और आज तुम सब यहाँ पे बड़े बड़े को स्टाइल मारो, देखो सुंदर सुंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब इसी का रिजल्ट है जाइगोट का। तो तुम सब भी 2n हो। अच्छा तुम पूरे 2n हो या तुम्हारी बॉडी का एक सेल 2n है? पूरे 2n, एक सेल। तो इसका मतलब बहुत सारे n हो तुम, लेकिन एक सेल की बात कर रहे हैं हम बस, ठीक है ना। हम तो ऐसे तुम्हारे कितने क्रोमोसोम है, कितने क्रोमोसोम है, मिलियंस ऑफ क्रोमोसोम है, वो तो मैं एक सेल की बात कर रहा हूँ सिर्फ, इसलिए हम एक सेल की बात करते हैं हमेशा। ऐसे करके तो कोई हेल्दी पर्सन आ जाएगा, ओ मैं तो बहुत हेल्दी हूं,
तो भाई है तू भी डिप्लॉयड, हम भी डिप्लॉयड, क्योंकि बात एक सेल की होती है। तेरे पे नंबर ऑफ सेल कितना वो मैटर नहीं करता, क्यों? क्योंकि तू कितना प्रोटीन खा ले फिर तो हेल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रहेगी प्यारे बच्चों। एक सेल की बात चल रही है यहाँ पे। वो सो गए विदुषी, तेरे नींद आ रही है, मैं बात क्या हो रहा है। विदुषी वीडियो करनी होती है। अरे वो नहीं आई है प्यारी बच्ची, वो बायोलॉजी वाली, बायोलॉजी लवर, एक में शांत फील होती है। क्यों नहीं आई वो श्रेया? पता नहीं। तुम लोग आपस में फ्रेंडशिप नहीं हो, लड़ाई वड़ाई तो नहीं होगी? तो बायो में अच्छी कैसे है? टिप्स बता मुझे, उन्हें पता ही नहीं होगी लड़ाई होगी आपस में। चलो ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, वो प्लीज हम ऐसी बात नहीं करते सर। तो ये हमारे पास हो गया मियोसिस। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम रिड्यूसेस टू हाफ, और ये सेक्सुअल के अंदर होता है। अब अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, ये बताएगा प्रणाम्य। प्रणाम्य तुम सुन सकते हो मेरी आवाज? जवाब दो, कहां है तू तेरे बच्चे? ये बोलता नहीं है ना कोई? अच्छा बोलता बोलता लेकिन क्लास में नहीं बोलता है। शर्मीले बच्चे, वो देखो वहां पे लिख रहा है चैट पे, यस भाई चैट पे मुझे बात नहीं करनी प्लीज। चैट पे ऑलरेडी मेरे से बहुत लोग बात करते हैं, ठीक है? तो क्लास में तो बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है? तो चलो एरिन से बात कर लेते हैं, वैसी बात। एरिन तो मुझे एक बात बताओ, ये ह्यूमन बीइंग का है, तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर मियोसिस होती है या माइटोसिस होती है? मियोसिस पक्का लॉक कर दें? ठीक है। अगर कोई बोले ह्यूमन बीइंग के अंदर सिर्फ मियोसिस होती है, तो क्या वो सही है? नहीं। स्टेटमेंट? नो सर। मैं क्लास में पढ़ता आ रहा हूं। नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात हो रही है। हम ह्यूमन बीइंग के पास हर सेल रिप्रोडक्टिव थोड़ी होता है, एक नॉर्मल सेल्स भी तो होते हैं। ये सिर्फ टेस्टिस और ओवरी की बात चल रही है, तो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स में तो मियोसिस होती है, पक्की बात है। लेकिन मेरे नॉर्मल सेल, हाँ मैं समझ गया, ये मेरे गाल है, तो क्या ये रिप्रोडक्टिव सेल्स है? नहीं नहीं है, ये मेरे हाथ है, रिप्रोडक्टिव सेल्स है? नहीं, ये नॉर्मल सेल्स है मेरे। तो नॉर्मल सेल्स के अंदर तो माइटोसिस ही होगी ना? क्यों? मैं भी बात मेरे हाथ का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, अगर ये डिवाइड करके थोड़ा सा बड़ा हाथ हो गया मेरा, तो यहाँ के क्रोमोसोम बराबर होंगे अलग अलग होंगे? बराबर ही होंगे ना, और बराबर होंगे तो माइटोसिस हुई होगी या मियोसिस? तो इसका मतलब हमारे नॉर्मल सेल्स में, हमारे सोमैटिक सेल्स में, नॉर्मल सेल जो होते हैं वहां पे तो माइटोसिस होती है ग्रोथ के लिए, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है वहां पे माइटोसिस नहीं हो सकती। क्यों? अगर वहां पे भी माइटोसिस हो गई तो बेबी कितने का बन जाएगा? 4n। शाबाश, वेरी गुड। तो 4n का बन जाएगा। फिर तो ऐसे लड़ाई हो जाएगी बच्चों के बीच में कि मैं 4n वो करा हुए हो, यहाँ पे तेरा 8n खड़ा है, फिर वो करा मैं 16n। तो ऐसा नहीं होता है कभी, ठीक है? किसी कोई डाउट है इसमें? ये सब मैं लिखवा चुका हूं, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन समझने की जरूरत है, ठीक है? तो क्या मैं यहाँ पे एसेक्सुअल के अंदर यहाँ पे लिख सकता हूँ डिवीजन माइटोसिस, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा रिप्रोडक्टिव के अंदर? मियोसिस। एंड मियोसिस इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन एंड माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, कोई डाउट है इसमें? बहुत ही बच्चों की बात है। वेरिएशन, जैसे मुझे एक बात बताओ, आज से अगर मैं तुम्हारे परदादा को यहाँ पे लेकर आ जाऊं, एक तो बिट्टू जिन बता, मान लो वो आ गए, तो क्या वो इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में, इतना पॉल्यूशन, धूल मिट्टी उड़ रही है, गंद मच रखा है पूरे में, तो क्या वो रह लेंगे? पहले के एनवायरनमेंट क्लीन होते थे क्योंकि इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तो वो उस एनवायरनमेंट में बहुत अडेप्टेबल थे। लेकिन आज 100 साल बाद, 200 साल बाद अगर उनको यहाँ पे कर दिया जाए, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। पुराने ऐसा होता है, अभी तुम इस टाइम यहाँ पे राइट ना हो, आज से अगर मैं 100 साल बाद देखूंगा तो 100 साल बाद तुमको दिक्कत आएगी, और जो तुम्हारी आने वाली जनरेशन है वो एकदम कंफर्टेबल होगी, उनको मजा आएगा। कह रहे तो दादाजी हो गए, ठीक है? तो वो हाँ उम्र का भी फर्क है, आई नो दैट, लेकिन फिर भी क्योंकि चेंजिंग एनवायरनमेंट में तुम्हारी अंदर से भी बॉडी चेंज होनी चाहिए। चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर हमें अंदर से भी चेंज होना पड़ेगा, वरना दिक्कत आ जाएगी। आजकल तुम लोग जानते हो आजकल इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया है, अगर आज भी लोग ऐसी ऐसी बातें करें पुराने ख्यालों वाली, बहुत ही पुरानी एकदम प्रिमिटिव बातें चल रही है कि मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन स्टिल तो तुम्हें कितनी ऑड्स लगती है, कैसी बातें कर रहे हैं लोग, नहीं कैसी पुरानी बातें, तो अच्छा नहीं लगता ना। नई टाइप की जमाने की बातें होनी चाहिए, ठीक है? मान लो कोई तुमसे बोले कि लड़कियों को घर में रहना चाहिए, चलो पूछा लगाओ, चाय वाय बनाओ और पढ़ाई नहीं करनी है, बिगड़ जाओगे बंदा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? कहीं कौन दुनिया में हो? वो कह रहे सती प्रथा होगी, सती प्रथा मान लो कि उसका हस्बैंड कुछ हो गया, क्या चला दो, ऐसा थोड़ी होता है भाई, कौन सा दुनिया में जी रहे हो? तो इसीलिए चेंजिंग एनवायरनमेंट में तुम्हें चेंज होना पड़ेगा, नहीं होगा तो तुम ओल्ड फैशन कहलाओगे, तुम्हें नकार दिया जाएगा आज के। तो वही वाली बात वेरिएशन की होती है।
बायोलॉजिकली भी ये फिट होता है। तो इसीलिए अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो तुम्हारे अंदर चेंज आनी चाहिए, और वो चेंज कब आएंगे, जब तुम्हारे पेरेंट दो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करेंगे। गांव वाले लोग भी ऐसे करते हैं ना कि नहीं नहीं हम एक गांव में शादी नहीं करेंगे, एक गांव में तो भाई बहन होते हैं, इस टाइप से बोलते हैं ना। हाँ, गांव में पहुंच के तो होता है ऐसा कि नहीं नहीं एक गांव से शादी नहीं हो सकती। कुछ लोग ऐसे कि नहीं नहीं हमारे उस गोत्र में भी शादी नहीं हो सकती, सेम गोत्र में आज भी होता है, चाहे तुम कितने भी दिल्ली में भी रह लो ना, नोएडा में भी सेम गोत्र में शादी नहीं होती। क्यों? क्योंकि गोत्र का मतलब होता है कि हम उसी फैमिली के चलते आ रहे हैं, ये दादाजी इनके बच्चे इनके बच्चे इनके बच्चे इनके बच्चे, और सामने आके अभी ऑलमोस्ट काइंड ऑफ मतलब 5 जनरेशन पीछे चले जाए तो इनके दादाजी सेम थे, अब वो अलग हो गए हैं, तो वो भी फिर सेम में ही आ जाता है, इसलिए नहीं होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट फैमिली का क्या फायदा होता है, डिफरेंट फैमिली का एक फायदा होगा कि इसका एक अलग 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 जीन चलते आ रहे हैं, इसके एक अलग जीन चलते आ रहे हैं। तो जब ये गैमेट मिलेंगे तो नए नए जीन आएंगे, दो आपस में दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन आएंगे। जब दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन आएंगे तो बदलाव ज्यादा आएगा या सिमिलर चीजें ज्यादा आएंगी, और चेंजेस ज्यादा आएंगे तो चेंजिंग एनवायरनमेंट में ज्यादा चेंज अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है, इसी को बोलते हैं वेरिएशन। और ये की है किस चीज का, वेरिएशन आने का। तो ये हमारे पास बहुत ही अडेप्टेबल और बहुत ही अच्छी बात होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ये एडवांटेज मिलता है। तो वेरिएशन का मतलब होता है कैरेक्टर डिफरेंस आना, ठीक है? तो जितने ज्यादा हमारे पास ये कैरेक्टर डिफरेंस आएंगे उतना ज्यादा अच्छा होता है। तो वेरिएशन मतलब कैरेक्टर डिफरेंस। तो कहां पे आएगा ये, सेक्सुअल में या ए सेक्सुअल में? ए सेक्सुअल में गया, ठीक है? कोई डाउट है इसमें किसी को? बच्चों वाली बात है, ठीक है। अच्छा, एक ऐसा बोला जाता है कि अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करता हूं, प्रोकैरियोटिक का मतलब प्रिमिटिव सेल, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर सेल डिवीजन होना और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आई मीन इस प्रोकैरियोटिक के अंदर सेल डिवीजन होना और रिप्रोडक्शन होना एक ही बात है। हमारे अंदर सेल डिवाइड कर रहा है, सेल डिवाइड करते हैं, हमारी ग्रोथ होती है, और रिप्रोडक्शन करना, ये दो अलग बातें हैं या सेम बात है? अलग बात है। सेल डिवीजन तो मेरी बॉडी में हमेशा हो रही है, लेकिन रिप्रोडक्शन थोड़ी है, ठीक है? तो रिप्रोडक्शन होता है तो दो अलग बात है। तो ह्यूमंस के अंदर तो सेल डिवीजन होना और रिप्रोडक्शन करना दो अलग बातें हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर ये सेम बात है। कैसे? कोई बताना चाहेगा? कवि का क्या आशय है इससे? कवि क्या कहना चाहता है, आशय स्पष्ट करें। सर क्योंकि जब वो सेल डिवीजन कर रहा है वही उसका ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। वेरी गुड। देखो ये एक अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म था और ये अपने आप में सेल भी था, तो रिप्रोडक्शन का मतलब एक से दो होना होता है, तो ये दो भी हो गए और यही सेल डिवीजन भी तो हुआ इसका। तो सेल डिवीजन होना और रिप्रोडक्शन होना प्रोकैरियोटिक के लिए एक ही बात मानी जाती है, ठीक है? लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है, हमारे में सेल डिवीजन ग्रोथ के लिए होता है और रिप्रोडक्शन आगे नई जनरेशन लाने के लिए होता है, ठीक है बच्चे? श्रेयांश, प्रणम्या, एक तो ये लोग, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट डिफरेंस के अंदर? क्या बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक है? बैक्टीरिया ऑफ कोर्स प्रोकैरियोटिक होता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या करता होगा, एसेक्सुअल या सेक्सुअल? एसेक्सुअल करता है, राइट? क्या सेक्सुअल कर सकता है वो? क्यों? क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक है, एक सिग्नल सेल होता है। बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी आज के जमाने में बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं, हमको इन्फेक्ट कर देते हैं। क्यों बैक्टीरिया हमको इन्फेक्ट क्यों कर देते हैं भाई? बताओ बताओ, सुनाओ। आज भी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं ये सेक्सुअल होने के बावजूद इतने सालों से, क्योंकि प्यारे बच्चों, बैक्टीरिया ने एक नई टेक्निक निकाल रखी है, उसमें मेल फीमेल नहीं होता, लेकिन उनके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो चेंज कर रखा है अपना। अगर यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, वो इस स्ट्रेन को मान लो अगर मैंने पॉजिटिव बोल दिया, स्ट्रेन का मतलब उनका अंदर का जेनेटिक मेकअप, जो उनका जेनेटिक कंटेंट है, अगर ये एक अलग स्ट्रेन है तो ये जानबूझ के दूसरे वाले बैक्टीरिया का देखेगा कि वो सेम ना हो, पता लग जाता है हम लोगों को, तो ये दूसरा स्ट्रेन देखेगा जो कि नेगेटिव हो। ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे एक तरह से मेल फीमेल को दर्शा है, जैसे हमारे यहाँ पे मेल फीमेल होता है, ऐसे इनके यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव है। तो ये आपस में आते हैं, आपस में ये अपना ना ये जेनेटिक एक्सचेंज कर लेते हैं, कुछ हिस्सा ये इसका रख लेता है, कुछ हिस्सा ये इसका रख लेता है।
तो जेनेटिक जब चेंज हो जाएगा तो बताओ चेंजेस आएंगे नहीं आएंगे? कुछ चेंजेस आएगा तो आगे जाके जब ये बाइनरी फिजन भी करेगा, ये डिवाइड होगा, तो उसका जो नया बैक्टीरिया आएगा वो एडवांस टाइप का होगा या सेम ऐसे ही प्रिमिटिव होगा? तो आपस में एक्सचेंज कर लिया ना जेनेटिक मटेरियल। हम भी तो यही करते हैं, जब स्पर्म और ओवा जा रहे हैं तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होके आपस में मिक्स होके एक बना ना नया। नहीं तुम लोग आए तो तुम्हारे ना दो फैमिलीज के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, कुछ कैरेक्टर तुम्हारे डैड की फैमिली से मैच कर रहे हैं, कुछ कैरेक्टर मॉम की फैमिली से मैच करते हैं, ठीक है, कुछ के सभी मैच करते हैं। तो इसलिए हमारे पास इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है, दो बैक्टीरिया के डिफरेंट स्ट्रेन होते हैं और डिफरेंट स्ट्रेन से क्या करते हैं वो काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा काम कर रहा है। इसलिए बैक्टीरिया आज भी एग्जिस्ट करते हैं प्रोसेस से, वरना तो कब के लुप्त हो चुके होते हैं। लुप्त का मतलब एक्सटेंट हो चुके होते हैं। क्या? अच्छा रिपीट करना है। Conjugation is the process of intermixing of strain within two bacteria. Within two bacteria. Bacteria already plural term होता है, एक बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियम बोलते हैं। ठीक है बच्चे? ये ऑनलाइन वालों को चुपचाप बैठे हुए एकदम शांत। मुझे अभी भी कॉन्जुगेशन नहीं आया समझ में। कॉन्जुगेशन का मतलब है अगर एक बैक्टीरिया का स्ट्रेन कुछ और है, जेनेटिक मेकअप उसके अंदर का कंटेंट, तो इस वाले का अलग होगा थोड़ा सा, और जब अलग होगा तो ये आपस में पास पास आते हैं और अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज, मेरे एक हाथ में रसना है, एक हाथ में जलजीरा है, और मैंने क्या करा, दोनों को ऊपर ऐसे करके मिक्स कर दिया, तो वो क्या बन गया, रसना जलजीरा, उसमें दोनों टेस्ट आ रहे हैं। तो अब जब तुम उसे पियोगे दोनों टेस्ट आएंगे, वही वाली बात है यहाँ। तो इन बैक्टीरिया ने आपस में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कर लिया। अब जो नया बैक्टीरिया आएगा उसमें दोनों टाइप के कैरेक्टर होंगे, और जब दोनों टाइप के कैरेक्टर होंगे तो वेरिएशन आ गया ना, पहले से जलजीरा था और वो पहले से रसना था, इसीलिए तो इसी को कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो बैक्टीरिया आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ इनका सेक्सुअल वाला टाइप है। तो कॉन्जुगेशन नाम याद आएगा नहीं, लेकिन स्किल फाउंडेशन है तो उसको बताऊंगा। तो कॉन्जुगेशन याद रखेंगे आप। तो मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रेन, अगर एक बैक्टीरिया का स्ट्रेन पॉजिटिव है तो दूसरे वाले का क्या लेना चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, सिंपल सा, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है वो, एक्चुअली मैंने कि मैं पॉजिटिव हो तो क्या है, अगर मैं नेगेटिव क्या प्लस माइनस माइनस, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल पे आ जाते हैं। ये ऑलरेडी नो, डायग्राम वैसे इंपॉर्टेंट है। यस सर, कॉन्जुगेशन जो होता है वो लैब में होता है या नेचुरली? फिर से बोले एक बार। सर, जो कॉन्जुगेशन वाला जो भी आपने भी प्रोसेस बताया था बैक्टीरिया का, वो मैनमेड प्रोसेस होता है, मतलब लैब में? हाँ, नेचुरल होता है, नेचुरल है, नेचुरल अपने आप सीखा है उसने, हम नहीं करवाएंगे जबरदस्ती करो बदतमीज, चलो कॉन्जुगेशन करो। नहीं नहीं नहीं। हाँ, अब यहाँ पे आ रहे हैं हम एसेक्सुअल के टाइप पे। अब जो मेरे पास एसेक्सुअल के बारे में हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोग जानते हैं अमीबा के बारे में। तो अमीबा कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, कोई बता सकता है? कौन 9th में चैप्टर कर गया, बट स्टिल बाइनरी किसमें आता है? हाँ, यूनिसेलुलर होता है। कौन सी कैटेगरी है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा, एनिमेलिया। हाँ, मैं जानता हूँ प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें यूनिसेलुलर तो होते हैं लेकिन वो यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, मतलब एडवांस है लेकिन वो है एक ही। ठीक है, तो ये मेरे पास मान लो अगर ये एक अमीबा है मेरे पास, प्यारे प्यारे बच्चों, तो अमीबा टेढ़ा मेढ़ा होता है। वो देखा है पोकेमोन में डिट्टो, मैंने बताया था वो डिट्टो कुछ भी बन जाता है कोई सही पोकेमोन। ठीक है, तो ये वैसा ही होता है, सारे कैरेक्टर जानबूझ के उठाए रियल बड़े वर्ड से। तो ये न्यूक्लियस होता है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कोई भी चीज, कोई भी सेल अगर डिवाइड होता है तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है या साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है? प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है बच्चों, या साइटोप्लाज्म या सेल मेम्ब्रेन? न्यूक्लियस डिवाइड होता है। और जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वाणी को तो तुरंत जवाब आता, पर कोई बात नहीं, चलो न्यूक्लियर डिवीजन तो है, एक बायोलॉजिकल नेम है उसका, के से स्टार्ट होता है। कोई बताएगा? यार कार्तिक आर्यन नहीं। क्योंकि शास्त्री क्या बोलती? ठीक है, कैरियोकाइनेसिस, वो कैरियो तो मैं बोल भी नहीं पाती। ये तो मैं पता ही नहीं था। ठीक है, वानिका की कमी महसूस हो रही है हमें? वानिका कल आई थी? अच्छा, ठीक है, वानिका की ज्यादा याद आ रही है? ठीक है,
तो ये अच्छा ठीक है, तो ये मेरे पास न्यूक्लियस है। तो देखो न्यूक्लियस पहले डिवाइड हो रहा है, तो न्यूक्लियस पहले दो हिस्सों में जा रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कैरियोकाइनेसिस के बाद मेरे पास होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे लिख दो न्यूक्लियर डिवीजन एनडी, एनडी तिवारी नहीं, कहीं बुक का नाम। और यहाँ पे है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन सी। ठीक है, समझ जाओ। अच्छा, ये मेरे पास न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। अब न्यूक्लियस के बाद फिर क्या होगा? कंप्लीटली साइटोप्लाज्म में डिवाइड होगा, राइट? तो फिर अब मेरे पास ही बहुत ही थोड़ा सा इस तरीके से अभी बनने जा रहा है। साइटोप्लाज्म डिवाइड हो चुका है, न्यूक्लियस तो ऑलरेडी हो गया, और फाइनली फिर ये भी हट जाएगा, और फाइनली फिर मुझे क्या मिल जाएंगे? दो डॉटर अमीबे। बच्चे का डायग्राम में सबसे सरल बनाता हूं, क्योंकि इसमें टेढ़ा मेढ़ा करना होता है, और टेढ़ा मेढ़ा करने में मजा आता है, क्योंकि बचपन से नहीं करते आ रहे। तो इसीलिए एक बच्चा भी कॉल में कुछ कर रहा है, ऐसे कुछ भी छोटे छोटे बच्चे करते हैं, हरकतें होती हैं ऐसे, कुछ भी बनाते हैं। ठीक है, इशारा अवस्थी। चलो, तो ये हुआ मेरे पास बाइनरी फिजन। इसका नाम बाइनरी फिजन क्यों पड़ा? बाइनरी सर क्योंकि ये दो सेल बनाना है। तो मल्टीपल फिजन भी होता है क्या? यस सर। किसमें होता है? नेरियम। फैमिलियम? ये फैमिलियम कौन? नहीं सॉरी, प्लाज्मोडियम सर, प्लाज्मोडियम। अच्छा, प्लाज्मोडियम, ठीक है, बिल्कुल सही बोल लिया बच्चे। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो होता है, जब मलेरिया तुमको होता है, मच्छर जब तुम्हें काटता है, तो वो प्लाज्मोडियम तुम्हारी बॉडी में डाल देता है। तो वो जब प्लाज्मोडियम तुम्हारी बॉडी में डाल देता है, तो सबसे पहले वो जाता है तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे लिवर सेल का यूज करके अपने नंबर बढ़ाता है। फिर वो तुम्हारे आरबीसी का यूज करके फिर वो अपने गैमेट बनाता है। तो ये जो प्लाज्मोडियम है, ये गया तो एक ही था, एक या दो मच्छर के थ्रू, लेकिन अगर जैसे जैसे रात होगी, अगली रात होगी, तुमको एकदम फीवर आएगा, एकदम गंदे तरीके से, मलेरिया जब होता है। तो क्यों? क्योंकि एक से सीधे 1000-2000 बनते हैं। अगर दो बनते हैं, 2 से 4 बनते तो टाइम लगता, ठीक है, लेकिन ये सीधे इतने 1000 बनते चले जाते हैं, इतने बनते चले जाते हैं। तो मुझे बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चे, जब ये 1000-2000 बनेंगे तो चार इतने सारे अटैक मारेंगे तुम्हारी बॉडी पे, तो तबीयत खराब होगी ऑफ कोर्स, गंदी वाली। तो मलेरिया में यही होता है, इसलिए तुम फिर बहुत जूस पीते हो, ये सब पीते हो, ताकि तुम्हारे डब्ल्यूबीसी सेल इंक्रीज हो और फाइट अच्छे से करे। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो एक ही बार में क्या करता है? मल्टीपल डिवीजन करता है, एकदम एक से सीधे 1000। तो ये तो था बाइनरी फिजन इन अमीबा, सिंपल सी बात है। तो पैरामीशियम भी ले सकते हो, पैरामीशियम आल्सो। तो मल्टीपल फिजन हमारे पास है, जिसका हमने नाम दिया प्लाज्मोडियम। तो ये मलेरिया जो होता है ना, एक्चुअली में ना इसके ना 3 टाइप होते हैं। ठीक है, वैसे वो फॉर्मेशन में आता है, आपको लिखना तो चाहिए। देखो, प्लाज्मोडियम जब आपको मलेरिया होता है तो वो 3 चीजों से होता है। एक हमारे पास होता है प्लाज्मोडियम मलेरिये, उसका नाम है प्लाज्मोडियम मलेरिये, प्यार से मलेरिया ही बोलते हैं। ठीक है, ऐसी ये है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और एक और होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। फैल्सीपैरम तुम अपना नाम भी रख सकते हो, ठीक है, फैल्सीपैरम सबसे खतरनाक यही वाला होता है फैल्सीपैरम। अगर ये चला गया तुम्हारी बॉडी में, सारा डब्ल्यूबीसी खा जाएगा। और एकदम तुम कुछ देखो, मतलब दिल्ली में बहुत केस आते हैं। एक बार आया था बहुत टाइम के, बहुत लोग मर गए थे मलेरिया से, एकदम कह रहे थे कि सरकार विफल होगी, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता आधार पे। ठीक है, तो वो फैल्सीपैरम होता है, तो कोई बच नहीं पाता, फिर बहुत ही खतरनाक। फैल्सीपैरम क्या होता है? सुनाई नहीं दिया। अच्छा, प्लाज्मोडियम के अलग अलग टाइप हैं, अलग अलग टाइप्स। प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ये वाला खतरनाक होता है, ये ज्यादा बुरी तरीके से तुम्हारे डब्ल्यूबीसी काउंट को खत्म करता है। ठीक है, और इससे फाइट नहीं कर पाती हमारी बॉडी। तो सबसे खतरनाक टाइप कौन सा है? सबसे मैलिग्नेंट खतरनाक फैल्सीपैरम। इसके खिलाफ तुम लड़ सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा ज्यादा खतरनाक है। सर वो वीआईवी के बाद वाइवेक्स। ठीक है, तो ये 3 टाइप होते हैं, और ये सारे क्या करते हैं? मल्टीपल फिजन करते हैं। तो मल्टीपल फिजन का मतलब, अगर ये मेरे पास एक है तो ये सीधे क्या करेगा? अब इसके बाद ना इनके बीच में ऐसे ऐसे डिवीजन होता है। ये एक प्लाज्मोडियम है, और ऐसे डिवीजन होके जब ये बनेंगे तो तुम्हारे पास इतने सारे सेल निकल जाएंगे।
और जब इतने सारे सेल निकल के आएंगे तो ये थोड़ी कि शांत हो गया मामला। अब यही सारे मिलके दोबारा से मल्टीपल फिशन करेंगे, तो 1 से 1000, 1000 से 1 लाख, 1 लाख से 1 करोड़ और बेटा गए। ठीक है, तो इसीलिए अब इनकी आर्मी बढ़ रही है तो तुम्हें अपनी आर्मी भी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो अपनी आर्मी बढ़ाने के लिए तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, नारियल पानी खूब दबा के दिया जाता है ना, कि बहुत लिक्विड पियो, बहुत जूस पियो। ठीक है, सारी न्यूट्रिशन दलिया वलिया दिया जाता है। किसी को देगा कोविड में भी हाँ बच्चे खाते हैं, लेकिन कि हैं ये तो मेरा फेवरेट है वो। बेटा उस टाइम पे हालत ऐसे खराब होती है, डाइजेस्ट नहीं होती है चीजें, उल्टी मार दोगे क्या, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी इस चीज से फाइट कर रही है, ऊपर से खतरनाक खाना खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, खतरनाक डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, वो 2 दिन लग गए उसे डाइजेस्ट होने में। तो इसीलिए ये मेरे पास क्या है, मल्टीपल फिशन। अरे श्रेयांश भाग गया, ये क्या बात हुई, क्या तुम लोग बोर हो रहे हो क्या? यही सारी बात है, तभी तो तुम्हारे नंबर नहीं आते। पता नहीं क्या चाहिए इन बच्चों को, इनको चाहिए कि क्लास में भरा हो, एंजॉय करें, सर ढोल वोल बजे। क्लास है ये, सही करते हैं सोम सर तुम्हारे साथ, तुम सोम सर को ही डिस्टर्ब करते हैं, मतलब सही करते हैं, मतलब वो भी एकदम शांत रहते हैं, तुम भी शांत रहते हो, तब केमिस्ट्री मैच कर जाती है। मेरे से केमिस्ट्री मैच नहीं करती, क्योंकि मेरी वाइब्रेशन थोड़ी हाई है, एकदम ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तुम लोग भी थोड़ी लो सी हैं, तो मैच नहीं करती है चीजें। रेगुलर के साथ एकदम मैच करती है मेरी, रेगुलर के एकदम भरे बैठे रहते हैं एकदम, और फिर मैं भी एकदम फ्रीक्वेंसी जैसे जबरदस्त मैच करती है। यहाँ के बच्चे थोड़े शांत, पीसफुल बैठ जाइए, एवरीबॉडी सेटल डाउन। ठीक है, पेपर गंदा गया है, आई कैन अंडरस्टैंड, तो क्यों नहीं पढ़ी तुम लोगों ने फिजिक्स? बायोलॉजी केमिस्ट्री तो अच्छी गई है, आई नो दैट। सर फिजिक्स भी ज्यादा टफ नहीं थी। अच्छा, बच्चे कहते हैं 2 दिन तेरा पेपर अच्छा है, कुछ सर क्वेश्चन ही जो कॉन्वेक्स है कॉन्केव हां न्यूमेरिकल नहीं इजी थी, लेकिन सारा ज्ञान उन्होंने निकलवा लिया। एक भी चीज ऐसी छोड़ी उन्होंने, एक भी चीज नहीं छोड़ी जो ये कह दो कि तुमने ये वाला कॉन्सेप्ट मिस हो गया, सारा कॉन्सेप्ट जितना भी था सब रगड़ दिया उन्होंने, कि बेटा आओ इधर पूरा लाइट तुमको आज नहीं छोड़। वैसे एक ही चैप्टर तो आ रहा था, ह्यूमन आई आधा आ रहा था, तो वो एक ही चैप्टर था पूरा लाइट। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक ही चैप्टर आया था। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसी हवा में दिखकर गए थे कि वो जो पूरा साइन कन्वेंशन होता कि हाँ ठीक है हो गया सर साइन वहां पे साथ निकल गया एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ के गए। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास मल्टीपल फिशन, राइट। मैंने सुना तुम लोगों के इंग्लिश के पेपर में कुछ हुआ था कि महिलाएं आजकल सर ये वो दूसरे सेट में हुआ था, होती जा रही है, मतलब नहीं घर पे कर रहे हैं। सर वो दूसरे सेट पे था, लेकिन उसके मार्क्स हमको एक बच्चा कह रहा सही तो लिखा है। सर एक सेट में ये था, ये पैसेज 1 में ये लिखा हुआ था, तो उनका रेक्टिफाई करके सबको फुल दे दिया, और हमारे सेट में जो सेकंड पैसेज था उसमें 2 क्वेश्चन ही नहीं थे, ऑप्शंस दे रखे हैं, क्वेश्चन ही नहीं है। सर 3 में सर हमारे तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो नहीं दे रहे, ऐसे कैसे नहीं देंगे जब क्वेश्चन नहीं है तो सर सब मिल रहे हैं बट नहीं मिलेंगे। सागर सर हमारे स्कूल वालों ने बोला, हमारे स्कूल वाले आए बोले 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, उसके मार्क्स को मिलेंगे। हां मिलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे मिलेंगे। टीचर कह रही है कि वो शायद पीछे ही अपने मार्क्स सही कर दे, पर नहीं मिलेंगे, सही चल नहीं यहाँ पे लोकतंत्र है, बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे, चिंता ही कोई बात नहीं। अच्छा बता दिया था, हमें नहीं बताया, मिलने तो चाहिए यार, हां उसके अरे मिलेंगे, सीबीएसई डिसअपॉइंट की नहीं करते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लग भी काम करता है सीबीएसई में। चलो ठीक है, आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। बताओ सीबीएसई में इतनी बार फिल्ट्रेशन होता है ना, जब एग्जाम पेपर बनता है, एक टीचर चेक करता है, उसके बाद एक कमेटी चेक करती है, तब जाके फाइनलाइज होता है, तब जाके ऐसी गलतियां होती है। मैं कह रहा हूं कमेटी ना हो तो क्या करना बचेगा, सोचो। टीचर चेक कर लिया, सीधे रीजनल ऑफिस में जा रहा है, इसमें कोई कमेटी चेक नहीं। अच्छा ये तुम्हारे स्कूल में चेक करेंगे, तो फिर तो होगा कपला, कुछ नहीं हो रहा सर, कुछ स्कूलों में बिहार ऐसा नहीं कि टीचर ही भरते कि बेटा इधर आओ, ये लो पेन पकड़ो। टीचर्स दूसरे स्कूल के हैं।
सर पर अच्छा अच्छा, अभी बीच में हाँ गठबंधन सर हमारे स्कूल में अभी बीच में कुछ चेंजेस आए थे सही है फिर तो। लेकिन सर, बीच में कुछ एक सेकंड ये ऑनलाइन कुछ बोल रहे हैं। हाँ 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 बोलो बोलो। सर कुछ स्कूल्स की तरफ से कंप्लेंट आ गई थी कि हाँ चीटिंग हो रही है, तो फिर कि लोग सॉरी जो टीचर्स हैं वो हाँ वो बता रहे ऑब्सेशन हैं। कर रहे हैं बच्चों हाँ के, हाँ तो हाँ। फिर उन्होंने कैपिटल कर दिया। क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया? हाँ कि हमें कैपिटल में भरना पड़ेगा बॉक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। सर वो थोड़ा सा क्वेश्चन होता है लेकिन दूसरे स्कूल के टीचर्स चेक करती हैं, हमारे तो राय में हमारा तो सेंटर ही दूसरा है तो अच्छा अच्छा ओके, चलो ठीक है जो भी होगा ठीक है ओके। ये तो था हमारे पास फिजन के बारे में, मल्टीपल फिजन हो गया। अब देखो हमारे पास यहाँ पे आता है बडिंग। बडिंग का सिंपल सा मीनिंग है जो एक बड बनता है छोटा सा, ठीक है। तो छोटा सा बड बन जाता है, जैसे कुछ जैसे कुछ लोग होते हैं ना लाला लाला टाइप के, उनके यहाँ से कुछ निकल जाता है। वो देखो वो बीच है ना एकदम मस्सा बोलते क्या बोलते हैं, तो वो छोटा सा, हाँ तो वो कैटेगरी तो अभी लोगों के निकलता है, ऐसा कुछ नहीं है सबके निकल जाता है, ठीक है। तो वो मस्सा निकलता है तो वो एक छोटा सा बर्ड होता है। इसी तरीके से अगर मेरे पास हाइड्रा है, ठीक है, तो हाइड्रा अगर हमारे पास है इस तरीके से, डायग्राम में थोड़ा सा रफली बना रहा हूँ, ठीक है, तो तुम अच्छा सा बना। अगर मेरे पास एक हाइड्रा है तो इस हाइड्रा पे क्या होगा, सबसे पहले एक छोटा सा बर्ड निकलेगा, छोटा सा बर्ड, फिर ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और ये तो है। फिर ये बोलता है कब तक लटकेगा, अब बड़ा हो जा, तो कहता है हाँ रुक तो जाओ। तो फाइनली फिर ये अपने पेरेंट की बॉडी से डिटैच होगा और नीचे आ जाएगा। नीचे आके फिर ये मेरे पास कितने बन जाएंगे, फिर ये दो बन जाएंगे, ठीक है। तो पहले ये पेरेंट की बॉडी पे रहता है और फिर ये अलग हो जाता है। कंगारू को देखा है, कंगारू पहले तो थैली में रहता है, उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड होते हैं उसके, वो दूध पीता रहता है और फिर जब वो बड़ा होता है बाहर निकल जाता है थैली से। तो इसी तरीके से तो ये जो बना है ये हमारे पास बर्ड है और ये हाइड्रा है, तो बर्डिंग इन हाइड्रा आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्या बर्डिंग सिर्फ और सिर्फ हाइड्रा के अंदर होती है, किसी और के अंदर भी होती है? लीच, अच्छा ईस्ट, ईस्ट क्या होता है? हाँ, फंगस हमेशा मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन एक फंगस ऐसा है जो कि मल्टीसेलुलर नहीं होता प्यारे बच्चों, वो होता है सिर्फ यूनिसेलुलर, जिसका नाम है ईस्ट, ठीक है। तो एक अकेला ईस्ट ऐसा है जो कि बडिंग करता है, आई मीन एक यूनिसेलुलर, ये ईस्ट है मेरे पास, तो ये भी क्या बनाता है, इसके ऊपर एक बड निकल के आएगा ऐसे और ये डिटैच हो जाएगा और फिर मेरे पास ये दो ईस्ट बन जाएंगे। तो ये था बड, एक बड ऐसे निकल के आया है, ऑफ कोर्स ये सेल डिवीजन ही हो रही है, माइटोसिस, ठीक है। अच्छा ये जो ईस्ट है ये ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस है, तो एक ईस्ट होता है जिसका मैंने शायद बहुत बताया भी आप लोगों को, उसका नाम होता है सैकेरोमाइसिस सर्विसिए, याद है किसी को? यस सर। तो ये सैकेरोमाइसिस क्या होता है ये? सर ये इंडस्ट्रियल वाला ईस्ट है जो एथेनॉल एंड ऑल को बनाने में यूज होता है। इथेनॉल बनाने के लिए यूज होता है कॉमर्शियल लेवल पे, शराब बनाने के लिए कॉमर्शियल लेवल पे इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, तो ये फर्मेंटेशन होता है इसका, सैकेरोमाइसिस सर्विसिए, ये भी एक ईस्ट का नाम है, इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है इससे, ठीक है, कॉमर्शियल लेवल पे इंडस्ट्रीज बनाती हैं। तो बडिंग इन ईस्ट एंड बडिंग इन हाइड्रा आप लोगों को ध्यान रखना है, याद रहेगा प्यारे बच्चों। डायग्राम इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब पेपर सब्जेक्टिव है, सुनहरा अवसर, डायग्राम का खास ध्यान रखना है क्योंकि मार्क्स मिलते हैं उसके। क्या पता एग्जाम ही ना हो, जो तुमने एक गल मचाया ना, इसके बेसिस पे भी तुम्हारा 10th का रिजल्ट आ सकता है, हो गया इफ यू नो इट। अच्छा क्लास है आप लोगों की? यस सर। अभी एक सेकंड छोड़ो, नहीं जल्दी आगे ना, जल्दी आते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है बडिंग, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से अगर मुझे देखना हो, देखो एक हमारे पास क्या होता है, एक होता है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट के नाम से पता लग रहा है फ्रेगमेंट में बट जाना, ठीक है। तो फ्रेगमेंट में बट जाने का मतलब है अगर मान लो तुम्हारे पास स्पाइरोगायरा है, स्पाइरोगायरा जानते हो, स्पाइरोगायरा एक एल्गी होता है। एल्गी कौन सी कैटेगरी में लाई करता है प्यारे बच्चों? एल्गी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट या एनिमेलिया? सर पढ़ा ही नहीं। वेरी गुड। प्लांट का एक होता है हमारे पास कैटेगरी थैलोफाइटा, तो थैलोफाइटा पूरी एल्गी की कैटेगरी होती है, ठीक है, थैलोफाइटा। तो ये आ नहीं सकता ना हमारे एग्जाम में, तो मैथ्स में था। नहीं। तो ये जो थैलोफाइटा होता है इसमें एक स्पाइर वगैरह होता है, ये ग्रीन कलर का होता है इस तरीके से,
ठीक है, तो ये मेरे पास स्पाइरोगायरा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे लेवल पे देखते हैं, वैसे माइक्रोस्कोप में दिखता है। तो ये कैसे डिवाइड करता है, ये आपस में दो फ्रैगमेंट बढ़ जाएगा, जैसे तुम यहाँ से काट दिया गया तुमको, एक इधर और एक इधर, और तुम ऐसे हाँ दोबारा से रावण नहीं है, तो ये मेरे पास अब क्या होगा, तो दो फ्रैगमेंट में बढ़ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है बच्चे। तो ये मेरे पास क्या है, फ्रैगमेंटेशन। गॉट इट एवरीवन? किसमें स्नो होती है? किस में ना बस इसका याद रखना है, हर किसी में नहीं, हाँ जो आपके सिलेबस का पार्ट है वही आपको याद है। तो फ्रैगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा, फ्रैगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा, और स्पाइरोगायरा मोस्टली में पढ़ता था। क्या वो कौन सा था? नीले से में पढ़ता था। नीले से में पढ़ता था, नीले से में पढ़ता था। अच्छा प्लेनेरिया, ओके ओके, रीजनरेशन बोलते हैं उसको, आएगा, ठीक है बच्चे। तो ये फ्रैगमेंट, अगर कोई भी चीज फ्रैगमेंटली ट्रांसवर्सली ऐसे कट के दो हिस्सों में बढ़ जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास है फ्रैगमेंटेशन, सिंपल सी बात। इसी तरीके से आप लोग जानते हैं लेजर की अगर पूंछ कट जाए तो वो तो वापस आ जाएगी, मान लो इसने पूरे लेजर को बीच में से काट दिया, तार बदतमीज में तंग कर दिए हैं, तो क्या वो पूरी बॉडी आ जाएगी? अब वो दो लेजर हो गई हैं कि और काटो वो कह रही है कि और 3-4 हिस्सों में और काटा करके, फिर उसके बाद क्या होगा आप जानते हैं, पूरी ताक लाके बैठेगी, यार इधर हॉस्पिटल में सीधे से बुड्ढा मालिका चिपट के छुपा गया। तो इसीलिए सिर्फ पूंछ आती है, राइट, और पूंछ भी अपने आप कट जाती है, कभी ऐसी कुछ भी हुआ, कुछ गिर गया उसके ऊपर, मान लो हथौड़ी गिर गई उसके ऊपर से तार, तो पूंछ पहले हिलती रहेगी 15 मिनट, फिर वो स्नेक का भी थोड़ा बहुत होगा, छिपकली की पूंछ काट काट के सब्जी बना ली चाउमीन तरह खा गए बच्चे। चाइना में खाते हैं, चाइना में सब कुछ खाते हैं, कॉकरोच की चटनी एकदम पीस के केचुए का पाउडर मसाला डाल रहे हैं केचुए का, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन इज स्पाइरोगायरा, राइट? लेकिन चिकनी की पूंछ तो अच्छी लगती है, गरारी एकदम बोन कर। चला सर आपने खा रखा है क्या? ठीक है, अच्छा अब देखो हमारे पास इसके बाद आ रहा है वही रीजनरेशन, हम स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनरेशन का मतलब है जो पार्ट फिर से आ जाए, लेकिन देखो इसकी भी बाउंडेशन है, हर पार्ट रीजनरेट नहीं करता है। अगर मान लो ये स्कूटी पे जा रही है, स्कूटी पे इंद्रधनुष देख लिया कि वो वाह उसने वीडियो बनाई तो भाग गई, हवाई गड्ढा था दिखाई नहीं, इसने कंट्रोल नहीं कर पाया, तो इसका ये वाला ऐसा छीन लिया, तो जब ये बताओ क्या होगा, मैं ऐसे रहूंगी हमेशा, हमेशा से रहेगी नहीं कि क्या हुआ कि 100 साल पहले मैं गिर गई थी, ऐसा नहीं होता है, 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाए, क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट रीजनरेट हो जाता है फिर से। लेकिन मान लो अंदर बाई चांस स्टमक फट गया, क्या वो अपना रीजनरेट हो जाएगा? स्टमक फट गया, इंटेस्टाइन कट गया अपने आप, तो इस समय ऐसे हालत है क्या वो फिर अपने आप आ जाएगी ऐसे करो, वो ऐसे करके थोड़ा सा पास आ जा नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर अंदर की इंजरी है तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, वो उसमें टाके वाके लगाते हैं और कहते हैं ऐसे रहो, ठीक है, पूरा एकदम बेड रेस्ट चाहिए, 6 महीने तक मूव नहीं करना, 6 महीने मेरी टेंशन हो जाएगी, ठीक है कोई बात नहीं। तो इसीलिए जब वो जुड़ जाएगा आराम से पूरा सेफ, तब तो यूज कर सकते हैं। इंटरनल इंजरी अपने आप ठीक नहीं हो, रीजनरेशन पावर है, लेकिन तुम्हें काम करवाना पड़ेगा रीजनरेट वाला, अपने आप नहीं होता। ब्रेड आमलेट मेरे को देखो, मेरी लड़ाई हो गई थी, किसी ने मेरे कान में मारा, मेरे कान बिल्कुल बंद है, मैं एक कान से सुनता हूँ सच में, ठीक है, तो थोड़ा सा हो गया था कुछ, तो इसलिए फिर तुम्हें थोड़ा ढंग से बोलना पड़ेगा, मुझे सुनाई नहीं देता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, रीजनरेशन पे आते हैं। तो हमारे पास एक भूत होता है, तुम लोग जानते हो, तुम भी वैसे भूत से कम नहीं है, लेकिन फिर तो हमारे पास क्या होता है कि थोड़ा सा स्पून जैसा दिखता है, तो ये हमारे पास एक छोटा सा भूत है, ठीक है, तो ये हमारे पास है प्लेनेरिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा दिखता है, तो प्लेनेरिया, तो ये प्लेनेरिया है। अगर प्लेनेरिया बाई चांस मान लो 3 हिस्सों में कट गया था ना, बोले ना मुर्गे जैसे काट दिए कि आप क्या चाहिए कितना मैं बता रहा था, तो प्लेनेरिया को 2 हिस्सों में काट दिया, वैसे वो अपने आप कट जाता है, ठीक है, एक्सीडेंट से कुछ। तो अब इसके 3 हिस्से हैं, ये वाला, एक ये वाला और एक ये पूंछ वाला, राइट। इसको बड़ी खुशी हो रही है कि अब ये देखते हैं क्या करेगा, ये हंस रहा है रावण की तरह, हाँ। वो कौन था, मेघनाथ था क्या, जो बहुत सारा बन गया था,
अच्छा तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। क्या बोल तो अब ये थोड़ी हंस रहा है, अभी ये कह रही है हंस क्यों रहा है। तो थोड़ी देर बाद इसको पता लगा कि क्यों हंस रहा था। ठीक है, तो जैसे ही ये होगा हमारे पास होगी 3 बनकर आ जाएंगे तुम्हारे सामने। तो ये क्या हुआ, रीजनरेशन। एक बच्चे के लिए 3 नहीं पड़ता है, जितने इस समय कटेगा उतना हिस्सा रीजनरेट कर जाएगा, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी एकदम हाईली डिवाइडिंग सेल की है। जितना उस समय काटोगे पूरी बॉडी दोबारा से कर। एक ऐसी मूवी थी ना, पता नहीं वो कौन सी थी, उसमें पता नहीं एक वैसा होता है कुछ सिल्वर टाइप का, वो कितना भी उसे मारो वो फिर से रीजनरेट करा देता है। तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा बॉलीवुड मूवी। हाँ वही जो मरता नहीं है वो लास्ट तक भी इतना बदतमीज होता है। वो एक आर्मी मैन होता है, वो उसको इतना मारता है कभी कभी वो ट्रक के नीचे आ गया, कभी उसको तलवार से काट दिया, उसको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो फिर आ जाता है मारने के लिए। मतलब वो इतनी बार मरता है, लास्ट तक वो मरता ही नहीं। छोड़ो रहने दो, तुम लोग देखते हो साजन चले ससुराल, ये सब मूवी तुम कहां देखोगे बॉलीवुड। ठीक है, तो ये हॉलीवुड। तो ये रीजनरेशन इन प्लेन एरिया याद रहेगा। ये ऑनलाइन में बच्चों को सो रहे हैं, ये अभी देख रही है, चलो टर्मिनेटर देखते हैं तो बोल कर रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? वानी का तो आई नहीं आज। ठीक है, तो ये स्मितुषी प्यारी बच्ची, हाँ बहुत ज्यादा। ये बायोलॉजी, अगर वो बायोलॉजी में नहीं है तो फिर फायदा क्या वो बायोलॉजी पढ़ाने का। विदुषी कह रही है हम इस्तीफा दे देंगे फिर। ठीक है, तो विदुषी तुम बताओ रीजनरेशन किसमें होता है इसके अलावा? ये मेरे अंदर तो नहीं होता, बाकी पता नहीं। चिपकली में होता है, लेकिन क्या पूरी बॉडी में होता है? सिर्फ पूंछ के रीजन में होता है, उसकी पूंछ बड़ी डेलिकेट होती है। ठीक है, इसीलिए। क्या चूहे में भी होता है? चूहे की पूंछ काटती तो क्या वो आ जाएगी? कितना गंदा लगता है चूहा बिना पूंछ का। एक बार मैंने देखा बिना पूंछ का चूहा आ रहा है, मैं तो चली गया, मैंने कहा ये क्या है। फिर मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म तो नहीं है। वो चूहा था लेकिन बिना पूंछ के आ रहा था, जैसे कोई मतलब ऐसे बोल रहे थे सूअर से आ गया छोटा सा, सूअर कभी भी ये भी हुआ है। एक वो होती है ना, क्या बोलते हैं, घूस, घूस तो ऐसे रहता है, बड़ी गंदी आवाज करती है। ठीक है चलो, वो बड़ी खतरनाक होती है, लेकिन सोने नहीं देती वो। अगर ये तीन में डिवाइड हुआ तो ये 3 अलग-अलग बन गए। हाँ, यही तो रिप्रोडक्शन है इसका। मतलब कहीं से भी काट दे भाई, इसका एक हिस्सा लेके वहां फेंक दे, वहां पे पूरा प्लेन एरिया बनकर आएगा। कि और भाई कैसे उसमें भी मतलब दिमाग होता है, दिमाग की बात, दिमाग नहीं होता इसमें, ये बस एक सिंपल सा सेल है, बस ये रीजनरेट कर जाता है पूरा का पूरा। इसमें ये एबिलिटी है, और ये खतरनाक नहीं है, ये कोई पैरासाइट नहीं है, हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, फ्री लिविंग है, बस अपने यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड खाता है। यूनिसेलुलर। ठीक है, याद रहेगा? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? एक सेकंड। अच्छा एक सेकंड, ये मेरे पास चलो प्लेन एरिया, एक सेकंड प्लेन एरिया जो हमारे पास होता है ये आता है जैसे एनिमलिया के अंदर ऑरिफेरा, सीलेंट्रिटा, नेटोफोरा, और फिर मेरे पास आता है प्लैटियल मिंथिस, तो इसको हम फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। तो ये यूनिसेलुलर नहीं है सर, मल्टी सेलुलर, क्योंकि ये कीड़े की कैटेगरी का है। हाँ, ये कीड़े की कैटेगरी के अंदर आता है। थोड़ा सा पढ़ा नहीं है डायरेक्ट चैप्टर, तो मेरे पास ये प्लैटीहेलमिंथस, एसेलमिंथस, तो ये प्लैटीहेलमिंथस की कैटेगरी का है। प्लैटीहेलमिंथस का मतलब फ्लैट वॉर्म, ऐसे ही मेरा हाथ फ्लैट वॉर्म है, ये है राउंड वॉर्म, तो ये फ्लैट वॉर्म ऐसा होता है फ्लैट, तो ये एनिमल है, और एनिमल मोस्टली मल्टीसेलुलर है। हाँ, तो ये इसका अगर एक सेल भी तुमने कहीं पे रख दिया तो ये पूरा प्लेन एरिया बनने की क्षमता रखता है। ठीक है, याद रहेगा मेरे बच्चों? आर यू श्योर? अब आप लोग जानते हैं, जैसे मान लो फंगस हुआ था कहीं, जैसे मान लो ये वानी का बारिश में खेल लिया, क्या दिल है पानी, ठीक है, और वहां पे कुछ फंगस लग गया इसको, यहाँ पे भी थोड़ा सा इचिंग कर रही है, पता क्या हो गया, गोल सा, तो ये देखा कि इसके क्या हो गया, वो रिंगवर्म बोलते हैं उसे। तो अगर वो यहाँ पर फैल रहा है, मान लो जैसे कुछ भी इचिंग करते हैं, और कोई भी अगर किसी को टच कर दिया, मान लो इसने किसी को ऐसे करके किसी को टच कर दिया, और कैसे तो उसके यहाँ पे लग गया, अब उसको भी हो गया, तो ये लोग अब फैला रहे हैं रिंगवर्म फैलाओ, इनका एक गैंग बना है रिंगवर्म फैलाओ। तो ये बहुत सारे बच्चों को उन्होंने यहाँ पे फैला दिया, क्यों? क्योंकि जब तुम उसको ऐसे करते हो ना, तो उसके स्पोर्स तुम्हारे हाथ में आ जाते हैं, अभी मेरे क्या तो वो स्पोर्स आ जाते हैं, तो स्पोर्स अगर तुमने उसके लगा दिए तो वो स्पोर्स अब तुम्हारी बॉडी पे ग्रो कर जाएंगे। तो फंगस के अंदर क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन, वो स्पोर से ग्रो करते हैं और स्पोर से पूरा ग्रो करके फैलते रहते हैं।
तो स्पोर फॉर्मेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? फंगस में होती है, जहां पे इसके स्पोर गिर जाएंगे। फंगस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है बहुत बुरी तरीके से। फंगल डिजीज बड़ी खतरनाक होती है, दवाई भी काम नहीं करती, बड़ी मुश्किल से काम करती है, एंटी फंगल क्रीम्स आती है कुछ, ठीक है। तो ये इचिंग होती है बहुत ज्यादा। जैसे फंगस को अगर खाने को छोड़ दो पानी में डाल के, पानी डाल दो हल्का सा और छोड़ दो 2 दिन के लिए, देखो उसमें कैसा फंगस आता है, धागे धागे से बन जाएंगे। कहीं धागे धागे से धागा डाल दो, मकड़ी जैसे होते हैं वो, हाँ राइजोपस के ऊपर आता है, ठीक है। आइसक्रीम में भी लगता है। हाँ हाँ सब में लग जाता है, फंगस हर जगह पे है, बस तुम नहाते हो इसलिए फंगस तुम पे नहीं लग रहा। 2 दिन मत नहाओ, देखो स्किन अजीब सी हो जाएगी, कुछ ऐसे इचिंग करते रहोगे। तो क्यों? क्योंकि फंगस लग चुकी है बॉडी में। नहाते हो तो वो सारा फंगस निकल जाता है, सारे स्पोर्स निकल जाते हैं नहाने से। ठीक है बच्चे, इसलिए नहा लिया करो डेली। सर्दियों का बहाना बना के फंगस को ग्रो करवा रहे हो सर सर्दियों में फंगस आ जाती है। भाई। हर उसको ठंड नहीं लगती कि भैया रजाई देना, भैया थोड़ा सा, वो फंगस है, उसको बस बॉडी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए तुम्हारा। सर सर्दियों में कम नहीं होता है। हाँ थोड़ा कम होता है, कम होता है, ठीक है। राइट सर। गर्मियों में ज्यादा करते हैं, बरसात के मौसम में ऐसे ना ग्रो हुआ करो। ठीक है, तो चलो प्यारे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। रेस्ट ऑफ द टॉपिक विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। एंड ओके सर, बाय सर। मैडम थी वो बोलते हैं